Hello students and all the viewers, I am मोहम्मद अरफ़ात ख़ान। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी नोटिफिकेशन जब मिली हो कि सर मोहम्मद अरफ़ात ख़ान हैज़ अपलोडेड अ न्यू वीडियो लेक्चर, तो वो थोड़ा सा हैरत से देख रहे होंगे, हैं सर अरफ़ात अभी भी लेक्चर्स को अपलोड करते हैं क्या, अभी भी टच में हैं क्या यूट्यूब से? तो ऐसी बात नहीं है, मैं टच में हूँ, मैं कांटेक्ट में हूँ। मैं सॉरी करता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स से, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से। माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं काफ़ी लंबे अरसे थोड़ा सा गायब रहा, अपने चैनल से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। पर्सनल इश्यूज़ थे, रूटीन बहुत सख्त थी, बहुत टफ़ थी, जिसकी वजह से मैं ऐसा अपलोड नहीं कर सका। खैर मैं आप बेफ़िक्र रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर क्या आप अपलोड करेंगे भी या नहीं करेंगे, कोर्स कंप्लीट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है, मुझे ज़ाहिर सी बात है कोर्स कंप्लीट करना है। मुझे कंप्लीट फर्स्ट ईयर, कंप्लीट सेकंड ईयर को अपलोड करना है, तो ये बात तो मेरे पास तय है, कंफर्म है कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट किए बगैर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं नज़र डालता हूँ आजकल की सिचुएशन के ऊपर जो चल रही है, थोड़ी सी मैं कुछ मिनट्स आपके लेना चाहूँगा। आपको पता है वर्ल्ड वाइड जो है वो कोरोना वायरस की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ती हुई, ख़ास तौर पे अगर मैं एशिया की बात करूं, जैसे मैं ख़ुद पाकिस्तान से हूं, और अगर मैं अपने नेबरिंग कंट्री यानी कि इंडिया की बात करूं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है। ख़ास तौर पे इंडिया की अगर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे इंडिया से भी हैं, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी हैं, व्यूवर्स वगैरह, मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंडिया से भी आते हैं। तो इंसानियत के नाते इखलाकी तौर के ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं अपनी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आपके साथ रखूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, पूरी कंट्री के साथ हैं, इंडिया के रहने वालों के साथ हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने घरों तक रहें, क्योंकि आपके कंट्री में सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो काइंडली अपना ख्याल रखें। और मैं एज़ अ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने आप को उस तरफ ना धकेलें जहां से वापसी आना मुश्किल हो जाए। तो काइंडली सिचुएशन बिगड़ने से पहले अपना ख्याल रख लें, SOPs को फॉलो करें, अपनी फैमिली का सोचें। आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते होंगे, उनका सोचें, अपनी फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बेटा बेटी, जो भी है, XYZ जो भी आपसे रिलेट करता है, अपने दोस्त का जो भी है, अपना ख्याल रखें। आप अपनी फैमिली की खातिर, जो भी आपसे रिलेट करते हैं उन सबकी खातिर अपना ख्याल रखें। तो सिचुएशन बिगड़ने से पहले आप ये कर सकते हैं, बिगड़ने के बाद फिर आपके हाथ में नहीं होता, फिर तो उस रब के हाथ पे होता है। दुआओं के आसरे पर आप छोड़ देते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, जो खुदा को मंजूर होगा देखा जाएगा। खैर मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, देखने वालों के साथ हैं, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे कहाँ से? वहीं से जहाँ से हमने लास्ट मैंने वीडियो अपलोड करी थी, और वो बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी दैट वाज अबाउट काइनेटिक एनर्जी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी में आपको पढ़ा चुका हूँ, और ख़ास तौर पे पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी वाली, मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेसिकली जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हेडिंग में लिख देता हूँ टॉपिक की। देखो जो हमारे पास वर्ड आ रहा है इंटर कन्वर्जन का एक सीधा मतलब होता है, मतलब क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन अगर वर्ड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ आ जाए, इसका मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या होना चाहिए? आप यूं कह सकते हो आसान से वर्ड्स में कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी कि काइनेटिक कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं? मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट होना पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्ट होना काइनेटिक में, इस ही चीज़ को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या कंडीशंस हैं जिसमें ऐसी इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हो सकती है, और उसकी जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, फार्मूला है, जो भी है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग लिखने के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होना चाहिए? मैं इसकी डेफिनेशन सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना।
और इसी का आप उल्टा कर लें, उलट कर लें, वाइस वर्सा। ये आ गई सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन किसकी, हेडिंग की, कि इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हो सकता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है। दिस हेडिंग मीन्स दिस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल किस तरीके से है, तो एक काम ही करते हैं, इस कंडीशन को, इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं पढ़ाने की मतलब एक तरीका होता है वो ये कि डायग्राम के बगैर हम कभी भी डेरिवेशन नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप डेरिवेशन अच्छे से समझ जाएं बिना किसी रट्टाफिकेशन के, तो आपका सारा दारोमदार उस डायग्राम पर होता है। उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसकी एक थीम होती है ना, एक बैकग्राउंड होता है, तो उसको पढ़ लो तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब एक काम ही करते हैं, हम इसकी डायग्राम बनाते हैं इस पूरी कंडीशन को समझने के लिए। भाई डायग्राम क्या होगी हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास एक ग्राउंड लेवल है, मैंने एक लाइन बना दी, दिस इज ग्राउंड, मैं लिख देता हूँ दिस इज ग्राउंड, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज मैंने एक कोई बॉल बना दी, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद है, ठीक है। पर्टिकुलर हाइट में मेंशन कर देता हूँ, कहाँ से, हाँ भाई इस ग्राउंड से लेकर इस बॉडी की पोजीशन तक इसने जो कवर किया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय h, यानी कि हाइट, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि दो पोजीशंस आ गई हैं, एक ग्राउंड है और एक ये हाइट मौजूद है, तो एक काम ही करते हैं, इन पोजीशंस को नाम दे देते हैं। भाई मैं कह देता हूँ ग्राउंड वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कह देंगे O। याद रखिएगा, जब मैं O कहूँगा तो समझ जाना कि हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं। O के बाद लेटर वाइज चलते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज चलते हैं, O के बाद क्या आता है P। तो इस पोजीशन को जो हाइट वाली है इसको मैं कह देता हूँ दिस पोजीशन इज P। तो हमारे पास आ गई दो पोजीशंस, एक तो ग्राउंड O एंड वो जो हाइट वाली पोजीशन है दैट इज P। और एक काम ही करते हैं, इन दो पोजीशंस के बीच में भी एक कहीं ना कहीं पोजीशन को इमेजिन कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपने तीन पोजीशंस इमेजिन करनी है। सबसे पहले आपने बॉल को होल्ड किया हुआ है एक पर्टिकुलर हाइट पर, P पॉइंट पर होल्ड किया हुआ है। जब आप इस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ये मूव करते हुए नीचे जा रही होगी और जाके ग्राउंड को हिट कर जाएगी। अभी मैं टॉपिक की तरफ नहीं गया, मैं आपको सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ, टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ मैं, किस तरीके से होगा, पोटेंशियल काइनेटिक क्या है पूरा बताऊंगा मैं आपको। ओके, बॉल जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है और जाके ग्राउंड को हिट कर जाएगी। ग्राउंड को हिट कर जाएगी मतलब ग्राउंड पर होगी, तो इसका मतलब वो O पोजीशन पर मौजूद है। साथ साथ एक काम ही करते हैं, हम इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई एक और पोजीशन इमेजिन कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस बॉल ने मूव करते हुए अपनी इस पोजीशन को पकड़ा, ठीक है, इस पोजीशन तक पहुंच गई, ठीक है। तो जो डिस्टेंस इसने यहां से लेकर यहां तक कवर किया, इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं x के साथ, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। मतलब इस P से लेकर इस पॉइंट तक कहीं पर भी बीच में, ये मिडिल में भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन P और O के कहीं पर भी बीच में होगा, ठीक है। तो अगर एक पोजीशन ग्राउंड O है, दूसरी मैक्सिमम हाइट P है, तो जाहिर सी बात है OP, P के बाद क्या आएगा Q। तो मैं इस वाली पोजीशन को कह देता हूं भाई, ये वाली जो पोजीशन है इसको हम कह देते हैं पॉइंट Q। ये आ गए हमारे पास तीन पोजीशंस। अच्छा, एक बात और, वो ये डिस्टेंसेस को अपना याद करते हैं। याद रखिएगा, डिस्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है भाई। O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो किस फॉर्म के अंदर आ रहा है, वो कंप्लीट हाइट की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि O टू P का डिस्टेंस h है, ठीक है। देन जब बॉडी ने P से लेकर Q तक डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट कर दिया x के साथ। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बाय द बॉडी फ्रॉम P टू Q इज रिप्रेजेंटेड बाय x। यहां तक बात याद रखिएगा। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है उसको आपने h कह दिया, फिर ये भी तो एक हाइट बच गई ना, कहां से, O से लेकर Q तक की, ये भी तो एक हाइट है ना। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें भाई? अगर मैं इसको h से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन सा वाला h सही होगा, P वाला सही होगा या Q वाला सही होगा। तो अब एक काम ही करते हैं, इस रिमेनिंग हाइट को भी एक नाम देते हैं। वो क्या, सोचो क्या बोल सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअली बोलते हैं इसको। कॉन्सेप्चुअली क्या भाई, ये जो रिमेनिंग हाइट है, अब इसका एक नाम डिसाइड करते हैं। नाम कैसे, देखें भाई, अगर ये कंप्लीट h है, कंप्लीट वाला h है और ये x है, तो अगर मुझे ये फाइंड करना हो तो क्या मैं h में से इसको माइनस कर दूं तो ये नहीं मिल जाएगा भाई। लेट्स सपोज अगर ये 20 है और अगर ये 12 है तो रिमेनिंग कितना बचा, 8। इसका मतलब टोटल में से इस कवर्ड को माइनस कर दो तो रिमेनिंग हाइट आपको मिल जाएगी। तो भाई इस वाले डिस्टेंस का, इस वाली हाइट का जो नाम है वो होगा क्या, h माइनस x। h माइनस x विल गिव यू द रिमेनिंग हाइट, ठीक है। और ये रिमेनिंग हाइट कहां से कहां तक की होगी, O से लेकर Q तक की होगी। तो मैं इसका मतलब इस वाली हाइट का नाम भी मेंशन कर देता हूं। और भाई इस वाली हाइट का नाम क्या हो जाएगा, h माइनस x।
तो जनाब आपके सामने इस डायग्राम में 3 डिस्टेंसेस मेंशन हो गए हैं। इन 3 डिस्टेंसेस को याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। ग्राउंड से लेकर P तक दिस इज H, ठीक है। देन P से लेकर वो जो डिस्टेंस कवर करके Q तक पहुंची दैट इज X, और जो रिमेनिंग हाइट बच गई फ्रॉम O टू Q उसको हमने क्या बोल दिया, H माइनस X। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक काम ही करते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। इंटर कन्वर्जन को पढ़ने के लिए काम ही करते हैं हम लोग इन तीनों पोजीशंस पर इस बॉल के पास टोटल एनर्जी कितनी है उसको फाइंड करते हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास जो बॉडी के पास होगी वो सम होगी कौन कौन सी एनर्जीज का, भाई काइनेटिक का और पोटेंशियल का, क्योंकि यहां पर एनर्जीज कौन कौन सी हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर P पर Q पर O पर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी हो तो व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों एनर्जीज का सम निकालेंगे। सो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q, द सम ऑफ potential energy and kinetic energy at point O will give you the total energy at each point। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इसका एक काम ही करता हूँ, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ P वाले पॉइंट को। तो भाई यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, हेडिंग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट, या फिर मैं सबसे पहले पॉइंट की हेडिंग लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी एट P। सबसे पहले हम P से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम P से स्टार्ट करते हैं। चलें जनाब, P की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया हुआ है, P पर इस बॉडी को होल्ड किया हुआ है। जब मैं होल्ड करके रखूंगा तो आपको एक बात पता है कि जब बॉडी रुकी भी होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। आपने एक बात पढ़ी हुई है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई mv², और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, सिंपल। सो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं पॉइंट P की बात करूं, बॉडी को होल्ड किया हुआ है, मूव नहीं कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, सिंपल सी बात है। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो हाइट पर मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो भाई यहां पर जो हमारे पास इस पॉइंट P पर एट पॉइंट P काइनेटिक एनर्जी इज कितनी, 0। और अगर हम पॉइंट P की ही बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी इज, हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, आप बोलेंगे सर mgh होनी चाहिए, तो ये आ गई mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब एक काम ही करते हैं, हमें टोटल एनर्जी से गर्ज है, हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है हर पॉइंट पर, P पर Q पर O पर। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए दोनों एनर्जीज का सम किया करेंगे। तो ये रही काइनेटिक, ये रही पोटेंशियल P पर। तो अब एक काम ही करते हैं, इन दोनों एनर्जीज का हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, और टोटल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल E के साथ, ठीक है। कैपिटल E इक्वल्स, आप क्या करेंगे, सम करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन E यानी कि टोटल, काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल कितनी है, mgh है, लिखा हुआ है ऊपर। जब प्लस करोगे तो आपको जो टोटल मिलेगी दैट विल बी mgh। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और ये जो टोटल एनर्जी आई है ये कौन से पॉइंट पर आई है, P पॉइंट पर। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको EP करके मेंशन कर देता हूं। तो भाई आपने पहले वाली कंडीशन को सॉल्व कर लिया, वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव मेजर्ड, वी हैव ऑब्टेन्ड, है ना। क्या जो बोलना चाहो बोल देना। हमें P पॉइंट पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया और वो क्या होगी, mgh। अब एक काम ही करते हैं, सेकंड हेडिंग लिखते हैं, और सेकंड हेडिंग जो होगी, एक काम ही करते हैं, सेकंड हेडिंग को फाइंड करने के लिए मैं Q की बात कर लेते हैं, ठीक है। वरना आपकी मर्जी, आप O या Q जो भी है इसकी बात कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं किसकी, Q की। सो टोटल एनर्जी एट Q, ओके जनाब। अगेन अब अगर हम टोटल एनर्जी एट Q की बात करेंगे तो अगेन आपके पास वही कंडीशन आ रही है। आपने क्या करना होगा, पहले बताओ पोटेंशियल कितनी है, फिर बताओ काइनेटिक कितनी है। पहले इंडिविजुअल बता दो, इंडिविजुअल बताने के बाद उन दोनों का सम कर लो तो आपको टोटल मिल जाएगी। सेम कंडीशन आपने Q पर अप्लाई करनी है। भाई इस Q पॉइंट पर मुझे इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। फिर उन दोनों का हम क्या करेंगे, हम सम करेंगे। पहले ये करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई? P पॉइंट पर पता चला पोटेंशियल एनर्जी आई mgh, और P ही पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, यानी कि ज़ीरो है। अब हम बात कर रहे हैं Q पॉइंट की, तो भाई Q पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो किसके बराबर? mg टाइम्स द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब अगर मैं नोट करूं कि हाँ भाई इस Q पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, वो तो h नहीं है बल्कि वो h माइनस एक्स है। तो इसका मतलब इस बार Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होगी बल्कि mg और ये वाली हाइट हो जाएगी जो कि क्या है? mgh माइनस एक्स। इसका मतलब Q पॉइंट पर बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mg, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे mgh माइनस एक्स, लाइक दिस। तो अगर भाई P पर होगी तो h था तो mgh, अब अगर Q पर है और यहाँ की हाइट h माइनस एक्स है तो क्या बना? mgh माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q इज, हाँ भाई क्या बताया मैंने आपको? पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी? आप बोलेंगे सर mg और h माइनस एक्स। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं, यह आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो भाई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q इज, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट? दैट इज 1/2 mv²। अब तो Q पॉइंट पर बॉडी रुकी भी नहीं है बल्कि वो तो मूव करती भी जा रही है। हमने उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन को डिस्कस करना है ना। Q पॉइंट जो है वो ऐसा नहीं है वो मूव करती भाई और रुक गई, हवा में कैसे रुकेगी? नहीं रुक सकती, है ना। तो अब आपने क्या करना है, वो Q पॉइंट पे मूव करती हुई जा रही है, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है। P पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर उसके पास पोटेंशियल तो थी लेकिन काइनेटिक नहीं थी। उसकी सारी एनर्जी किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल की फॉर्म में थी, काइनेटिक जीरो थी। लेकिन इस Q पॉइंट पर इसके पास जो एनर्जी होगी वो दोनों फॉर्म्स में होगी। वो पोटेंशियल की फॉर्म में भी होगी क्योंकि हाइट अभी है, और काइनेटिक की फॉर्म में भी होगी क्योंकि मूव करती हुई जा रही है, वेलोसिटी है। तो जनाब अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की, 1/2 mv²। आपको पता है इस Q पॉइंट पर आप काइनेटिक एनर्जी जब बता सकते हैं जब आपको बॉडी की उस पॉइंट पर वेलोसिटी पता हो। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर पता हो ना वेलोसिटी है कितनी, तब ही मैं बता सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। समझ रहे हो? तो एक काम ही करते हैं, हम यहाँ पर छोटी सी डेरिवेशन करते हैं वेलोसिटी के लिए। अच्छा, अब मुझे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। वेलोसिटी का अब एक काम ही करते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे? देखो मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस gt, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्या पढ़ी आप लोगों ने? h या जो भी है, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 एंड GT², ये आ गई सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आपने क्या पढ़ी हुई है? 2GH इक्वल्स VF² माइनस VI²। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इधर वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इन तीन इक्वेशंस में से कौन सी वाली सिलेक्ट करनी चाहिए। तो भाई देखो इस फर्स्ट में और सेकंड के अंदर तो टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया, हमने यहाँ पर कहीं पर भी टाइम को डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब आप वो इक्वेशन यूज नहीं कर सकते जिसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो। इसका मतलब वी कैन नॉट यूज या वी आर नॉट गोइंग to use first and second equations। तो कौन सी बच गई? थर्ड इक्वेशन बच गई। So we are going to use what? The third equation of motion in order to find the velocity at point Q। तो एक काम ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है जनाब। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ मैं ताकि एक सेपरेशन आ जाए। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मैं नीचे कर देता हूँ उसको, अगर पता नहीं आपको दिखे ना दिखे। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन किसकी? ऑफ मोशन की। ऑफ मोशन वी कैन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग? वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी। वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी। कहां पर? हम Q की बात कर रहे हैं, हेडिंग लिखी हुई है Q की, तो हम Q की बात कर रहे हैं एट पॉइंट Q, ठीक है जनाब। अब मैं थर्ड इक्वेशन यूज करने जा रहा हूं और वो क्या है? 2GH इज इक्वल टू VF², या S कर देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड होता है, तो VF² माइनस VI², ठीक है। ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई 2 को 2 रहने दो, G को G रहने दो। S की बात करें, S क्या है? S वो डिस्टेंस होता है जो कि बॉडी कवर करती है। अब मुझे एक बात बताए, थोड़ी देर के लिए सोचो, इस S की जगह मुझे
क्या h पुट करना चाहिए या मैं x पुट करूं या मैं h माइनस एक्स पुट करूं? काश आप फिजिकल क्लासेस में होते तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता और मैं एक एक से पूछता मुखातिब करके कि हाँ भी बताओ आपके बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, सोचो। इस s को मुझे रिप्लेस करना है, क्या मैं h x या h माइनस एक्स किससे रिप्लेस करूं इसको? सोचो 2 मिनट के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं ये s क्या होता है, ये s वो डिस्टेंस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि बॉडी कवर कर चुकी होती है। तो भाई q तक पहुंचने में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो x कवर किया। p से लेकर q तक पहुंची तो उसने x कवर किया, ना कि h कवर किया और ना ही h माइनस एक्स, ये तो रिमेनिंग है। सो दिस s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो भाई यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस s की जगह पर x पुट कर देंगे। तो भाई देखें 2gx इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी को आप कह दें v स्क्वायर। वी डोंट नो हाउ मच द वेलोसिटी इज एट पॉइंट q, हमें नहीं पता तो आप उसको v कह दें। हाँ लेकिन हमें इनिशियल पता है, इनिशियल 0 होती है, पता है ना हम लोगों ने। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला याद करो, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। जब भी आप किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल हाइट पर, इनिशियल पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, 0 होगी। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बची हुई है, 2gx इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब पता है क्या करना है आपने, इस v स्क्वायर की वैल्यू को हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। सो the equation of kinetic energy becomes, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, अगर v स्क्वायर की वैल्यू 2gx है लिखा हुआ है सामने, तो इस v स्क्वायर की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में लिखने जा रहे हैं। चलें भाई चेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m इनटू, अब मैं v स्क्वायर नहीं लिखूंगा बल्कि मैं v स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, 2g और x, सही है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ है, mgx, ठीक है जनाब, ये लिख देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी बची mg एंड x, ये आ गया बॉक्स के अंदर। तो q पॉइंट पर आपको दोनों एनर्जीज पता चल गई, कौन कौन सी, सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट q एंड देन काइनेटिक अगेन एट पॉइंट q। नाउ व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों एनर्जीज का सम निकालना है। क्या फाइंड करने के लिए, टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें हर पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। सो टोटल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सम करने जा रहे हैं। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q इज, हाँ भाई एनर्जी टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। जैसे यहाँ पर हमने E से रिप्रेजेंट किया था, क्या फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक को और पोटेंशियल को प्लस कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो मर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखी हुई है, mgh माइनस एक्स। सो mgh माइनस एक्स, ये आ गया ब्रैकेट में एज इट इज, देखो लिखा हुआ है, और प्लस के बाद काइनेटिक की वैल्यू क्या लिखी हुई है, mg, ये आ गया x। क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक सिचुएशन नजर आ रही है कि आप इस mg को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। इस mg को मल्टीप्लाई करोगे तो ये h के साथ भी आ जाएगा और ये x के साथ भी आ जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे भाई, ये बनेगा E इज इक्वल टू, सबसे पहले mg आ जाएगा h के साथ, बीच में साइन माइनस का, फिर mg आ जाएगा x के साथ, फिर ऑलरेडी यहां पर कौन है, mg, और ये आ गया x, माइनस का प्लस का ये हो गया कैंसिल। क्या बच गया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q, क्या बची जनाब, कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को या खामोश बैठे हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q क्या बच गई, mgh। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जरा गौर फरमाइएगा, पॉइंट P पर टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। पॉइंट Q पर, यानी कि यहां पर Q पर टोटल एनर्जी अभी भी कितनी आई, mgh। फर्क इतना है कि ये जो एनर्जी है P पॉइंट पर, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, जबकि ये जो एनर्जी है Q पॉइंट पर, ये दोनों की फॉर्म में है ना, ये पोटेंशियल की फॉर्म में भी है और साथ साथ काइनेटिक की फॉर्म में भी है। अब एक बात चेक करते हैं, सबसे लास्ट वाला वो क्या है, O पॉइंट पर चेक करते हैं हाँ भी टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी आनी चाहिए। टोटल एनर्जी एट O की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ग्राउंड का मतलब ये है कि इसको आप कंसिडर करिएगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड,
ऐसा नहीं कि बॉल जाके हिट कर गई ग्राउंड को हिट करने से पहले, थोड़ी देर पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, अब सोचो जब ये बॉल ऑलमोस्ट ग्राउंड तक पहुंच चुकी होगी तो इसकी तो हाइट खत्म हो गई, और जब हाइट नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जिस तरीके से इस हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इसके रेस्ट में होने की वजह से, तो लोवेस्ट पॉइंट पर, ग्राउंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी हाइट के जीरो होने की वजह से। बात समझ आई? तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहले कि एट पॉइंट ओ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एग्जैक्टली जीरो। समझ आई बात? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि वो हाइट खत्म हो चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही पोजीशन की वजह से है ना, ये पोजीशन, हाइट। जब तक हाइट थी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब तक हाइट थी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन हाइट ही नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, रही बात काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बात, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को हिट करने से जरा देर पहले वो मूव ही तो कर रही होगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला 1/2 mv²। दोबारा से इस वेलोसिटी की हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और अगेन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, करवा चुका हूं, तो मैं यहां पर दोबारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। तो भाई थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2gs इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। समझ रहे हैं? तो 2g, अब मुझे बताओ कि यहां पर जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया P से लेकर O तक, अब बताओ वो कितना है? क्या वो x है? नहीं। क्या वो h माइनस x है? नो। बल्कि P से लेकर O तक इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो h ही कवर किया। तो इसका मतलब इस बार s की जगह पे h आ जाएगा, जैसे यहां पर s की जगह पे x आ गया था Q के केस में। तो Q तक पहुंचने में उसने x डिस्टेंस कवर किया था, और अब P से लेकर O तक पहुंचने में उसने टोटल h कवर किया। तो 2gh इज इक्वल टू vf², बल्कि यहां पर वेलोसिटी कितनी, v², फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो v² माइनस इनिशियल क्या बताई थी मैंने आपको, 0। तो क्या बचा हुआ है भाई, 2gh इज इक्वल टू v²। इस इक्वेशन को, इस v² के फॉर्मूले को हमें यहां पर पुट करना है। तो देखें क्या बनना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 1/2m इंटू v² की जगह पे क्या आ जाएगा, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हुआ है, mgh। जरा गौर फरमाइएगा, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। जब बॉडी पॉइंट P पर है तो ये EP, देन EQ मैंने लिख दिया, इसको मैं लिख देता हूँ ये, अच्छा टोटल एनर्जी फाइंड करना भूल गया, पहले टोटल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। ये तो काइनेटिक थी ना, इसको हम छोड़ देते हैं, 3 नहीं है, मैं समझा 3 वो हमारे टोटल आ गई। अब एक काम ही करते हैं, टोटल फाइंड करते हैं। तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, काइनेटिक को प्लस करोगे पोटेंशियल के अंदर, तो आंसर तो सेम आना है। सो द टोटल एनर्जी यानी कि E एट O इज इक्वल टू, अभी भी आंसर क्या आएगा, काइनेटिक को प्लस करोगे पोटेंशियल में तो आंसर विल बी, ये EO लिखा हुआ है ना, mgh, क्योंकि एक इनमें से 0 है। अच्छा, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो भाई नोट करें आप लोग क्या, कि जब बॉडी P पर है तो भी उसकी टोटल mgh है, जब वो Q पर है तो भी उसकी टोटल mgh है, और जब वो O पर पहुंच गई तो भी उसकी टोटल एनर्जी mgh की फॉर्म में आ रही है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसे ही तो हो रहा है, वो अपनी पोटेंशियल वाली फॉर्म को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही, सिंपल सी बात है ना। तो एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर टोटल फाइंड करोगे तो हमेशा कंजर्व है, हमेशा सेम है। तो आपने इस बात को यहाँ पर प्रूव कर दिया, किस बात को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। बात समझ आई? अब रही बात इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की, तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले आप एक काम ही करें, इस बात को नोट कर लें, डेरिवेशन को नोट कर लें अच्छे तरीके से। ओके, अब वो पॉइंट जो हमारा मेन रहता है, इंटर कन्वर्जन किस तरीके से हो सकती है। तो देखें जनाब, जब बॉल P पॉइंट पर, अब हम डिस्कस करेंगे P और O पॉइंट को, ठीक है। जब पॉइंट P पर थी बॉडी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, आपने क्या किया, उसको ड्रॉप किया। जब आप ड्रॉप करेंगे तो वो बॉडी नीचे आती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, और हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होती जाएगी। ये तो बात पता है, ये तो बात है, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड हाइट पर करती है, हाइट ज़्यादा
तो पोटेंशियल ज्यादा, हाइट कम तो पोटेंशियल कम। तो बॉडी नीचे आती जा रही है, उसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है ग्राउंड से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। अब सवाल पैदा ये होता है कि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो ये एनर्जी जो पोटेंशियल कम होती जा रही है कहाँ जा रही है? तो चलो एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, जब वो फ्री फॉल करती है, तो हमें एक बात पता है, वो क्या, कि बॉडीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाती हैं। यानी कि जब भी वो नीचे जा रही होंगी फ्री फॉल मोशन में, तो उनकी हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती है। और कितनी बढ़ती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। कैसे, ये पता है ना आपको जी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन बॉडीज अपनी वेलोसिटी हर सेकंड इतनी बढ़ाती हैं, 9 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ले लो भाई। 0 से स्टार्ट करो, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, देन 30 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड उनकी वेलोसिटी में इतना इंक्रीमेंट आता है, समझ रहे हैं? अब आप सोचें, बॉडी को आपने ड्रॉप किया, वो नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, तो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना और हाइट के कम होने से पोटेंशियल एनर्जी का कम होना। तो जो नीचे आते हुए पोटेंशियल कम होती जा रही है, वो सीरियसली कन्वर्ट होती जा रही है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। भाई काइनेटिक क्यों बढ़ रही है? फ्री फॉल है, फ्री फॉल के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो हाइट के कम होने की वजह से पोटेंशियल कम हो रही है और नीचे आते हुए वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो भाई इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्जन आ गई। और अगर इसी तरीके से आप बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, तो आपने उसको फेंका, उसके पास काइनेटिक थी, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी काइनेटिक डिक्रीज होगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में इन अपवर्ड मोशन, और पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में इन डाउनवर्ड मोशन। समझ आई बात? तो इस बात के लिए एक इक्वेशन लिखता हूं मैं आपके सामने, वो क्या, कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी फॉर्म है, बॉडी जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगी एग्जैक्टली उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगी। लेकिन ये पता है कब कब है? ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन जब है in the absence of air friction, in the absence of air friction। जब तक एयर फ्रिक्शन का अमल दखल नहीं है, जब तक एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो इस पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल होगी एग्जैक्टली उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक के अंदर। तो अगर इस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर इसके पास 10 जूल पोटेंशियल थी, तो इस लोएस्ट पॉइंट पर इसके पास एग्जैक्टली 10 जूल ही काइनेटिक होगी। किस कंडीशन में? इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, जब तक एयर फ्रिक्शन नहीं है। अब सवाल पैदा ये होता है, सर अगर एयर फ्रिक्शन हो तो क्या होगा? तो वो भी बता देते हैं आपको। अब सोचो 2 मिनट के लिए, भाई ये बॉल है, ये बॉल, मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अब सोचिएगा, एयर मौजूद है, एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये बॉल मूव करते हुए नीचे आ रही है, क्या इसको एयर फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा, बॉडी की मोशन कहाँ है? डाउनवर्ड। एयर फ्रिक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड। इसका मतलब इस बार बॉडी को नीचे जाते हुए एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा वर्क कहां करना पड़ेगा? किस पर करना पड़ेगा? उन पार्टिकल्स पर जो उसको ओपोज कर रहे हैं। मतलब लेट्स सपोज मैं एक पार्टिकल हूं, मैं ये बॉडी हूं जो नीचे जा रही है, मैं ये फील करूंगा यार कुछ पार्टिकल्स हैं बीच में जो मुझे ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी मोशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो मुझे उन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो अब आप सोचो कि जब मैं नहीं, अब तो मैं बॉडी नहीं, सिंपल इस बॉल की बात कर लेते हैं। जब ये बॉल P पॉइंट से O पॉइंट तक मूव करके नीचे जा रही होगी, तो इस बार इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, उसका ये कुछ हिस्सा यूज करेगी। किस चीज में यूज करेगी? नीचे जाते हुए एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, क्योंकि पहले हवा नहीं थी, तो पोटेंशियल को इसने सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक में, अमानत में खयानत नहीं करी।
जितनी पोटेंशियल थी उतनी काइनेटिक नीचे तक पहुंचा दी बॉल ने। लेकिन इस बार जब एयर फ्रिक्शन है तो बॉल अब इस अमानत में थोड़ी सी खयानत करने जा रही है। किस फॉर्म में? जब ये बॉल नीचे आ रही होगी ना तो ये बोलेगी अब मैं पोटेंशियल सेफ नहीं रख सकती, अब मैं 100% नीचे तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरे बीच में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ रहे हैं जो मेरी मोशन को अपोज कर रहे हैं, मुझे उनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में उस बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट? एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो अब आप पता है इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, लॉस तो हो रहा है पोटेंशियल में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो लॉस इन पोटेंशियल अपनी जगह पे मौजूद है, ओके। ये भी अपनी जगह पे मौजूद है। गेन इन, भाई काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है ना, इसमें कोई शक नहीं है, नीचे आते हुए काइनेटिक बढ़ेगी, लेकिन उस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा अब जाया जा रहा है। किस हिस्से में जाया जा रहा है? प्लस वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। समझ आई बात? एयर फ्रिक्शन। तो देखें इस इक्वेशन में फर्क नजर आया। अगर मैं एयर फ्रिक्शन हटा दूं तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जब एयर फ्रिक्शन होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा वो काइनेटिक एनर्जी में गेन तो जरूर होगा, लेकिन इसी पोटेंशियल का कुछ हिस्सा यहां पर खर्च हो रहा होगा, वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। अब एक काम ही करते हैं, सिंबॉलिकली यूज करते हैं इस कंडीशन को। मैं अगर इस फॉर्मूले को अरेंज करना चाहूँ गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो ये यहां पर प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखें, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल माइनस, ये प्लस का था वहां जाके माइनस का हो जाएगा, वर्क वाला फैक्टर ना। सो वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, ओके। अब यूज करते हैं इनके फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv², ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ठीक है, माइनस अगर हम इसकी बात करें वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की, तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FD। ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FD। यहाँ पर ये जो फोर्स है वो फोर्स कौन सी है? एयर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल f से, स्मॉल f। और D, जब आप D की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जब ये ऊपर से नीचे लेकर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है किस फॉर्म के अंदर? H के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा FH। सो mgh माइनस FH। समझ आई बात? ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी इक्वेशन। समझ रहे हैं? तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्क एनर्जी इक्वेशन और एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा तो थ्योरम क्या होता है। फिलहाल मैं आपकी किससे बात कर रहा हूँ? वर्क एनर्जी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन जब भी आपसे कोई पूछे, इसका मतलब वर्क एनर्जी आपस में मतलब एक ही इक्वेशन में मौजूद है। तो एनर्जीज तो हैं, काइनेटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो है और एडिशन में वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो आपको ही पता चला कि हाँ भाई किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर या काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। हमेशा की तरह वही वाली बात कि अगर वीडियो समझ आ गई लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।